आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का जो है आ, आपका हिस्ट्री का, जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था हिस्ट्री का, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर आपका 11 है और आधुनिकीकरण के रास्ते चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे इस चैप्टर से वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है जापान की जो भौगोलिक स्थिति है उसका आपको वर्णन करना है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हिस्ट्री में आपके 3 और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में भी दिया गया था। तो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा गया है कि जापान है कहाँ, विश्व में वो कहाँ पर है, भौगोलिक स्थिति आपको बताना है। तो देखिए, जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। 50% से अधिक जमीन जो है यहाँ की पहाड़ी है, भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो एक दिन में जो है वो 4 बार जो है भूकंप आ जाता है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला जो है इसकी दक्षिण में है। सबसे बड़े 4 द्वीप है, होन्शु, क्योंशु, सोकुकु और होकाइडो, इसके सबसे बड़े 4 द्वीप है। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर में पूछा है, 5 बता दिए। आप जो है एक्सप्लेन कर देना इनको, आप सही से लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चीन की भौगोलिक विशेषता का वर्णन पूछा गया है कि हमने जापान की देख ली, अब चीन की देख लेते हैं। ये भी 3 नंबर में। अब देखिए सैंपल पेपर में क्या दिया गया था, जापान का, तो आप चीन का कर सकते हो क्योंकि ये भी आ सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर में। अब चीन की भौगोलिक जो विशेषता देखें तो चीन की भौगोलिक विशेषता कुछ इस तरह से है। चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यहाँ कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं और खानों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप चीन के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ जापान और चीन दोनों को मैंने आपको भौगोलिक विशेषता बता दी है, दोनों को ही देख लेना, आपको पेपर में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है सन यात सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आपसे पूछा गया, इस चैप्टर में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जाता है और ये आपका सैंपल पेपर में भी दिया गया था। सैंपल पेपर में सन यात सेन के जो है 3 सिद्धांत जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहला है राष्ट्रवाद। आप क्या जानते हैं, आपको बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रवाद, इसका मतलब क्या है, मानचू को उखाड़ फेंकना था जिन्हें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। साथ ही अन्य विदेशी साम्राज्यवादी को भी ये हटाना चाहते थे। लोकतंत्र, इसका अर्थ था क्या, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और समाजवाद, इसका मतलब पूंजी को विनियमित करना और भूमि जोत को बराबर करना था। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इनके 3 सिद्धांत थे, इस तरह से आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है। ठीक है, जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुन ने कब से कब तक जो है शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का ये पूछा जा सकता है। तो जापान पर जो तोकुगावा फैमिली थी, परिवार था, के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया था, तो वो 1603 से 1867 तक, तथा उनकी शासन व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। तो राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे। अगला पॉइंट है, देश जो है 250 भागों में विभाजित था। उनका शासन देम्बो चलाते थे और शोगुन देम्बो पर क्या है, नियंत्रण रखते थे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 नंबर में, आप ज्यादा थोड़ी नहीं लिखेंगे, 3-4 पॉइंट बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो उनकी शासन व्यवस्था भी हो गई और कब से कब तक इन्होंने शासन किया ये भी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर चीन और जापान ने दोनों ने अलग अलग आधुनिकीकरण मतलब अपने आप को विकसित करने के लिए, ठीक है, विकास करने के लिए 2 अलग अलग रास्ते अपनाए। आपको दोनों का वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जापान का देखें, जापान का आधुनिकीकरण। तो चीन और जापान का आधुनिकीकरण के लिए अलग दम्य विचारधारा का अनुसरण। जापान का आधुनिकीकरण किस तरह से हुआ, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है, चीन और जापान ने जो आधुनिकीकरण किया दोनों ने अलग अलग अपनी विचारधारा अपनाई है। जापान का आधुनिकीकरण, शोगुन की सत्ता का अंत, मेजी पुनर्स्थापना, फोकोकु क्योहो नीति का अनुसरण, जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर व प्रथाओं का प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणाली का विकास किया इन्होंने, यूरोपीय विचारों को अपनाया इन्होंने। शिक्षा द्वारा जो है देशभक्ति की भावना, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास, इन्होंने ये तरीके अपनाए अपने देश का जो है आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है, चीन ने क्या किया,
चीन ने किया है आधुनिकीकरण के लिए। 1911 में चीनी क्रांति हुई, सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना, माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा। तो ये जो है इन्होंने अपने अपने जो है आधुनिकीकरण के लिए दो अलग अलग रास्ते अपनाए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा चीन और जापान द्वारा क्या क्या दो रास्ते अपनाए गए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपका 6 अंक का है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में दिया गया था, तो ये क्वेश्चन जरूर आप रेडी कर ले। चीन और जापान ने अलग अलग रास्ते अपनाए आधुनिकीकरण के लिए। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है आपका मेजी पुनर्स्थापना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। क्या है, तथा मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। अब यहाँ पे जापान में जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 6 अंक में पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजी पुनर्स्थापना है क्या, तो मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या है, प्रबुद्ध सरकार का गठन। 1867-68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार के असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। अब इसके जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, कृषि पर क्या कर दिया इन्होंने, कर लगा दे, कृषि पर कर। जापान में रेल लाइन जो है बिछाना, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का क्या आयात किया गया, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए क्या है विदेश भेजा, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ और कंपनियों को कर में छूट देना और सब्सिडी देना। तो इस कारण जो है जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। टोटल जो है सिर्फ यही जो टॉपिक है आपका कि जापान में जो है किस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, तो ये आप डाल सकते हैं। टोटल ये भी 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लेके 6 नंबर का बनाया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के नजरिए से, इसको जरूर तैयार कर ले। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था है उसका उल्लेख करना है। तो 1870 के दशक में इन्होंने अपनी नई जो विद्यालय व्यवस्था वो अपनाई थी उसके बारे में बताना है। तो इन्होंने 1870 के दशक में जो है लड़के और लड़कियां दोनों को जो है स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। 1910 तक जो है स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की जो फीस थी वो बहुत कम थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर, किताबों का चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जो है नियंत्रण रखते थे, ठीक है। किताबों में माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सन यात सेन जो 1866 से 1925, ठीक है, आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए। लोकतंत्र और ईसाई धर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनका महत्वपूर्ण रोल था। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर्स में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 11 का, ये लास्ट चैप्टर था आपका, जिसका जो है आपकी टोटल 4 ही चैप्टर आ रहे टर्म 2 में देखे तो हम। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और हिस्ट्री का जो है आपका पूरा जो है सिलेबस कवर करवा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है पूरा करवा दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलते थे चैप्टर से, टोटल आपके जो भी चैप्टर निकल रहे थे वो हमने कवर करवा दिया है। साथ ही जो है आप प्रैक्टिस सैंपल पेपर, सबसे पहले आप सैंपल पेपर देख लेना। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सैंपल पेपर भी नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप सैंपल पेपर देख ले। सैंपल पेपर आपको जो है बता देगा कि किस तरह से पेपर आएगा। तो सैंपल पेपर सभी बच्चे देख ले। उसके बाद जो है हमने प्रैक्टिस पेपर जो बनाए हैं, कुछ 2-3 प्रैक्टिस पेपर जो है आपके लिए बनाए हैं। तो उस प्रैक्टिस पेपर को देख ले, सोल्व करके देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता। हिस्ट्री का आपका हो गया। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का सब कुछ खत्म हो चुका है। तो एक मैप, जो मैप वाली वीडियो है आपकी वो ला देंगे। मैप वाले क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो ला देंगे। एक स्रोत वाले जो क्वेश्चन है, स्रोत आधारित प्रश्न जो आते हैं आपके, वो भी क्वेश्चन जो है हम ला देंगे, ठीक है। आपका हिस्ट्री का यही बचा है, मैप बचा है, एक स्रोत आधारित प्रश्न बचे हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो जरूर सभी बच्चे जो है अगर चैप्टर वाइज नहीं देखा है तो देख लो। साथ ही आपको सबसे जरूरी है सैंपल पेपर देखना, किस तरह से पैटर्न आने वाला है। ये आपको पैटर्न बता देगा कि आपका पेपर जो है किस तरह से बन के आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था आपका जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 लास्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बॉक्स दिखेगा,
राइट साइड, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा, आप हमारी आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।